हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर एडम पिटा हुआ बहुत ज़्यादा बैठा होता है। उसके सारे शरीर पर चोटों के घाव होते हैं। तभी वो मोब आकर उसे वो पैकेज देता है और बोलता है उससे इसे खोलो, और वो उसे खोलने लग जाता है। एडम के हाथ बहुत बुरी तरह से काँप रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है और वो कराहता हुआ कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसे खोल पाऊँगा। गार्ड फ़ोन हाथ में लेता है और कहता है अगर तुमने इसे नहीं खोला तो बॉस मतलब ब्रिक्सो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एडम बहुत सीरियस होके कहता है वेल मैं अपने होस्ट को निराश नहीं करना चाहूँगा। एडम अपनी पूरी ताकत लगा के झटके से उस पैकेज को फाड़ देता है और अंदर एक छोटा सा केक दिखता है जिस पर लिखा था ईट मी, और वो चमक रहा होता है। और ये देखकर तो दोनों ही हैरान होते हैं। गार्ड देखकर कहता है क्या एक केक? एडम केक को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई ऑर्डर है? तभी गार्ड थोड़ा शक करते हुए ब्रिक्सो को कॉल करने लगता है। गार्ड कहता है चलो मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या। एडम ये देखकर घबरा जाता है, उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्ला के कहता है नहीं रुको, बॉस को कॉल मत करना। और एडम मन में सोचता है मुझे नहीं पता जूलिया यहाँ तक कैसे पहुँची, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिक्सो को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये मेरे पास है। और वो बहुत दुखी होता है और केक को देख के उसे एक उम्मीद जाग जाती है। और ये देखकर वो माफिया वाला गार्ड भी कहने लगता है ये सब अभी एंड हो सकता है, बस तुम उसे मतलब ब्रिक्सो को वो बता दो जो वो जानना चाहता है। एडम एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं शायद अब तक बता चुका होता। मैं कभी भी इतना आत्मपीड़न मतलब जिसे सहना पसंद ना हो ऐसा मैं कभी नहीं रहा। और वो गैब्रियल के बारे में सोचता हुआ कहता है लेकिन मेरे बॉस मतलब गैब्रियल भी यही अच्छी तरह जानते हैं कि वो इतना पेन नहीं हैंडल कर सकता। ये सुनकर वो माफिया वाला गार्ड कहने लगता है घबरा कर अपनी फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ तुम ऐसे ही प्रिटेंड करो कि तुम्हारे पास है, अदरवाइज वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर एडम केक को देखने लगता है और कहता है मे बी ये वही है, अपनी ही गोली खुद चबाने का एक मौका। और वो केक को देखता जाता है। गुंडा जाते हुए कहता है ये सही नहीं होगा कि एक इंसान अकेला अपनी मौत भी नहीं चुन सकता। और पीछे हम देखते हैं कि एडम उसे बहुत देर से देखे ही जा रहा था और वो गुंडा पीछे मुड़कर एडम की तरफ देखता है। एक स्पेनिश कहावत कहने लगता है कौन तेला एल नागरो निदा भुसला एले वे, काले घोंसले में खुश होकर अब शगुन पक्षी उसे ही ढूंढता है। और एडम केक को तोड़ने लगता है। अंदर एक छोटा सा डिवाइस चिप मिलता है। एडम के आंसू आने लगते हैं खुशी की वजह से कि शायद अब वो बच जाएगा। और वो रोने लगता है और कहता है खाता हुआ बहुत बहुत थैंक यू डेविना। और वो बिना सोचे उस डिवाइस को निकल लेता है और उसी जगह ठंडे फ्लोर पर लेट जाता है और बस सोचता है बस वो आ ही रही हैं, थोड़ी देर हो। एडम बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ों से गुजर रहा होता है। दूसरी ओर हम डेविना को देखते हैं अपने लैपटॉप पर वो तेज तेज से उंगलियां चला रही होती है कीबोर्ड में और बोलती है मैंने सारे कैमरे हैक कर लिए हैं, मुझे एडम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जूलिया जूस का सिप पीते हुए कहती है उन्होंने सिर्फ एंट्री और कॉरिडोर में कैमरे लगाए हैं, शायद इसलिए ताकि कमरों के अंदर जो भी जुल्म हो रहा है उसे हम ना देख पाए, उसका कोई एविडेंस भी ना बचे। जूलिया अपनी जगह से खड़ी होकर डेविना के करीब आ जाती है, उसके बैक साइड खड़ी होकर कहने लगती है दाई और तीसरा वाला डोर बस वही है। डेविना कैमरे में देखती हुई कहती है मैं कैमरा फीड काट सकती हूँ, रास्ता साफ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होगी। जूलिया कहती है मैं कोर्ट यार्ड में आग लगा सकती हूँ। डेविना कहती है नहीं। जूलिया कहती है एक छोटी सी आग। डेविना कहती है कितनी छोटी। जूलिया कहती है शायद एक स्मोक बॉम्ब, धुएं वाला बॉम्ब काफ़ी रहेगा। डेविना कहती है कीबोर्ड पर टाइप करते हुए नेबर को इससे दूरी रखते हैं। जूलिया हाथ हिलाते हुए कहती है ठीक है, एक स्थानीय आग जैसी स्थिति मतलब लोकलाइज फायर लाइक सिचुएशन तैयार है। डेविना कहती है हमारे पास तब तक का ही टाइम है जब तक ब्रिक्सो को ये पता न चल जाए कि हम उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम में घुस चुके हैं, अगर हमसे उसने पहले एडम को नहीं निकाला। जूलिया कहती है डेविना का हाथ थामते हुए इसीलिए तो हमने ट्रैकर लगाया है, वे उसी जगह भी ले जाएं हम उसका पीछा करेंगे। डेविना कहती है हम वो नौबत ही नहीं आने देंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्रिक्सो के टाउन हाउस में जहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, वो भी मैसेज पिंग का।
और देखते हैं सभी के पास ट्वीट आ रहे होते हैं। वो स्टैचेस वाला गुंडा खड़ा होता है अपने हाथ बांधे हुए, वो बस आ भर रहा होता है जैसे काफ़ी थका हो। और सामने देखते हैं कुछ बुलेट्स आके सामने गिरती हैं। असल में वो बुलेट्स नहीं, वो जूलिया वाले स्मोक बॉम्ब ही होते हैं। उसे देखकर गुंडा कहता है ये क्या बकवास है, और उसकी नज़र उन पे पड़ती है। वो थोड़ा सा झुंझला जाता है और वो जो गिरे होते हैं वो स्मोक में चेंज हो जाते हैं। चारों तरफ स्मोक होता है। उस स्मोक के बीच वो मोब खांसने लगता है बुरी तरह और अपने चेहरे को छिपाने लगता है और कफिंग करते हुए कहता है स्टूपिड किड्स। और वो बच्चों को ही समझ रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एक अचानक से पिंग होता है मैसेज, और वो देखता है वो डेविना ने ही ब्रिक्सो की फेक आईडी से मैसेज किए होते हैं। उसमें लिखा होता है पिछले बगीचे में आग लग गई है, अभी जाओ। वहीं पर और मैसेज भी आने लगते हैं, पीछे के स्मोक की जांच करो तुरंत, आंगन में इस गंदगी को साफ करो। और ऐसे ही बाढ़ की तरह बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे मोब पर इसी तरह के मैसेज पिंग हो रहे होते हैं और चारों तरफ वो मोब जाने लगते हैं उसी जगह पर जहाँ पर उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविना आराम से चिल कर रही होती है और जूलिया आराम से सिप करके अपना जूस एंजॉय कर रही होती है। दोनों तभी खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। डेविना कहने लगती है ब्रिक्सो 2 मिनट पहले ही अपने ऊपर वाले फ्लोर के वॉशरूम में गया है। जूलिया मजाक उड़ाते हुए कहती है उसकी उम्र के मैन, हमारे पास उसे बाहर आने तक के कम से कम 8 मिनट है। वे दोनों घर के अंदर घुसने लगती हैं एंट्रेंस से दरवाज़ा खोलते हुए। और तभी डेविना कहती है ओह सॉरी, यहाँ पर तो लॉक भी नहीं लगा है। डेविना अपनी घड़ी को देखते हुए कहती है 6 मिनट बचे हैं। जूलिया कहती है इस तरफ आओ, और दोनों अपने काम की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बाथरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्रिक्सो आराम से अपना क्लोसेट पे बैठा होता है और एक कोई मैनुअल जैसी बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें से वो कुछ पन्नों पर एक चिपकी हुई चीज़ को पील करता हुआ उसे सूंघने लगता है, जैसे किसी चीज़ की स्मेल उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हो या कोई ड्रग्स हो। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज बज़ होता है, कुछ रिमाइंडर लगा होता है कि कीबोर्ड अनलॉक करने से पहले गहराई से सोचिए। मतलब उसने पहले से ही कुछ सिक्योरिटीज़ अपनी फ़ोन में लगाई हुई होती हैं और वो कुछ चीज़ ऑर्डर करने के लिए कह रहा होता है। और तभी मैसेज देखता है वो ऊपर की तरफ, जिसमें उसने ही कुछ लोगों को मैसेज सेंड किया था कि बाहर जाके कुछ मैं सबको क्लीन करो। उन्हीं के अंडर के मॉब ने मैसेज किया होता है कि जितना जल्दी हो सके हम उस सारे स्मोक बॉम्ब को क्लीन कर देंगे बॉस। और ये देखकर तो ब्रिक्सो की इंस्टिंक्ट्स ने उसका काम करना स्टार्ट कर दिया है और वो एक माफिया की तरह सोचने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा तूफान आ गया है, और वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एडम बहुत बुरी तरह से फ्लोर पर लेटा होता है और वो सामने देखता है डेविना और जूलिया उसके सामने खड़ी होती है और एडम हाफ रहा होता है दर्द में। डेविना आराम से उसे कहती है एडम, और एडम जगता हुआ उससे कहता है मैं तैयार हूँ। जूलिया एडम को देख के कहती है अपने ऊपर इतना ज़्यादा जोर मत डालो, और वो उसे पकड़ने लगती है। और तभी एडम हाफता हुआ कहता है उन्होंने मेरी हर हड्डियों को तोड़ दिया। ये सुनकर जूलिया उसे सहारा देते हुए कहती है हमने तुम्हें बचा लिया है। और एडम बहुत बुरी तरह से काँप रहा होता है और दोनों लड़कियां उसे उधर से बाहर निकाल कर लेके जा रही होती हैं। डेविना कहती है हमारे पास 3 मिनट है। जूलिया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहती है डूइंग ग्रेट एडम, और वो उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहता है स्टॉप, यहीं पर रुक जाओ, और सब जम जाते हैं। ब्रिक्सो अपनी बंदूक को पॉइंट करते हुए उनकी तरफ करता है। डेविना फुर्ती से एडम और जूलिया को पीछे की तरफ धकेल देती है। पुश करने के बाद वो खुद घूमकर ब्रिक्सो के सामने आ जाती है और इस समय वो काफ़ी ट्रेंड लग रही होती है और एक माफिया लेडी की तरह। और सामने खड़ा ब्रिक्सो उसे देखकर कहता है तुम बहुत समझदार नहीं हो, है ना, बट तुम यहाँ ऑनेस्टली के साथ आई हो। और तभी वो उसे घूर के देखते हुए उसका नाम बोलता है डेविना डेवोलो, जो उसका रियल नाम और सरनेम है। डेविना अपनी पोजीशन ले लेती है एक जंप लगाने के लिए और सामने से ये ब्रिक्सो उस पर गन पॉइंट करते हुए बैंग करके गन शूट कर देता है। गोलियां धड़ाधड़ चल रही होती हैं, लेकिन डेविना नीचे फ्लोर पर हाथ लगा के बहुत लंबी डाइव मार के दूसरी तरफ भागने लगती है और वो गेट की तरफ जा रही होती है। बस गेट की तरफ पहुंचने वाली होती है, लेकिन ब्रिक्सो तो रुक ही नहीं रहा है, वो तो बस उस पर शूट कर ही जा रहा है। और डेविना डोर के पास बस पहुंचने ही वाली होती है। तभी हम पीछे से एक ब्लैक ओरे के साथ देखते हैं ब्रिक्सो को, जो जंप करके उसके पीछे आ रहा होता है जैसे कोई शेर अपने शिकार को खाने के लिए आ रहा हो। दूसरी ओर क्रैश की आवाज़ आती है और
जूलिया उसके हाथ को ड्रैग करते हुए बाहर निकालती है। एडम बोलता है डेवीना, और तभी जूलिया कहती है हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। बाहर जाने लगती है और उससे कहती है कि शी विल बी फाइन, लेकिन तुम्हारी हालत ख़राब है। एडम एक बार पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है राइट, और वो दुखी हो जाता है और कहने लगता है मैं तो बिल्कुल यूज़लेस हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर ब्रिक्सो डेविना को पीछे की तरफ से घेर कर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है ये तो उस चीज़ से भी बेटर है जो मैंने इमेजिन की थी। और तभी डेविना चिल्ला रही होती है और वो पीछे की तरफ मुड़कर उसे एक एल्बो पंच कर देती है उसकी नेक में। इस पेन की वजह से वो चिल्लाता है और वो अपना काबू खो देता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे फ्लोर पे लेटा देता है और बोलता है होल्ड स्टिल बिच। डेविना उसे नीचे से ही किक मार रही होती है, कभी साइड पंच और कभी अपनी लेग पंच, और वो स्ट्रगल कर रही होती है और वो हाँ करके चिल्ला रही होती है। डेविना के मन में आता है कि ये स्टाइल तो काफ़ी कॉमन है, जैसे ये स्टाइल वो भी जानती है। और तभी ब्रिक्सो उसके दोनों हाथों को आर्म से होल्ड करके फ्लोर पर टच कर देता है, जिससे वो उसी के कंट्रोल में आ जाती है। वो एक इविल स्माइल के साथ उसके नेक को होल्ड करता हुआ कहने लगता है हाँ, वो ड्राइवर तो यूज़लेस था, लेकिन तुम काफ़ी काम की हो। और वो उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर होल्ड कर देता है और गले को भी होल्ड करता है और कहता है तुम तो वो सब कुछ हो जिसकी मुझे ज़रूरत है, वो भी वेनेशियन साम्राज्य को, मतलब गैब्रियल को उसके घुटनों पर लाने के लिए। दूसरी तरफ निको जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है गैब्रियल जो उसका नाम पुकार रहा होता है और उसको धीरे धीरे उसकी आवाज़ आ रही होती है, कभी इको और फिर निको, और वो अपनी आंखें पूरी खोलता है। निको जो दर्द में कराहता हुआ कहता है आह, क्या समय हो गया है। तभी गैब्रियल दूसरी तरफ से कहता है पूरी तरह से नहीं, और निको उठकर बैठने की कोशिश करता है। गैब्रियल उसकी हेल्प करता है। निको कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ट्रक ने कुचल दिया हो। गैब्रियल कहता है और तुम दिख भी वैसे ही रहे हो। निको अपने बालों को फ्लेक्स करते हुए कहता है जी यार, ऐसा कोई लुक नहीं है जो पुल ऑफ ना कर सकूं। ये देखकर तो गैब्रियल स्माइल करके कहता है तुम्हें वापस पाकर खुशी हुई। निको उसे देखता हुआ कहता है उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था, कितना समय बीत गया और बाकी सब कहाँ हैं। गैब्रियल कहता है तुम सबसे पहले आए हो। निको हैरान होकर कहता है मैं, क्या तुम पागल हो, उन कमबख्त ग्लेशियन ने। और तभी गैब्रियल उसे पकड़ता है और वापस लेटाते हुए कहता है डेविना इस पर काम कर रही है। निको कहता है और वेल। गैब्रियल को से घूरता हुआ कहता है चुपचाप बैठो, मुझे तुम्हें बांधने पर मजबूर मत करो। मेरे पास अभी भी बहुत सारी रस्सियाँ हैं जिसे तुम बंधे हुए यहाँ पर भेजे गए थे। निको चिड़चिड़ाता हुआ कहता है तुम्हें पहले वेल को बचाना चाहिए था। गैब्रियल घबरा कर कहता है वेल खुद को संभाल सकती है। निको और चिड़चिड़ाता और कहता है और मैं नहीं। तभी गैब्रियल कहता है तुम्हें शॉट लगा हुआ था, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी हालत और ख़राब होगी। तभी निको कहता है उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया था, एक बार जब बाकी सिंडिकेट चले गए थे तो उन्होंने मेरे साथ ठीक सा बर्ताव किया। ये सुनकर तो गैब्रियल सीरियस हो जाता है और कहता है तो यकोवलेना का इरादा हमेशा से यही था कि वो तुम्हें ट्रेड मतलब सौदा के लिए यूज़ करेगी। ये सुनकर निको कहता है नो शिट। और तभी गैब्रियल कहता है अगर ये बात मैं पहले ही फिगर आउट कर लेता तो। तभी निको गुस्से में अपनी मुट्ठी पीसते हुए कहने लगता है तो हम अभी वेल को जाकर वापस लाते हैं, डेविना उसे ट्रैक कर सकती है। गैब्रियल उसे रोकते हुए कहता है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। गैब्रियल एलिस का वो स्नैपग्राम की पोस्ट दिखाता है और कहता है एलिस उसे ठीक हमारी आंखों के सामने लहरा रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी भी नए ट्रैप में फंसने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही उसमें कदम रखूंगा। तभी निको गुस्से में कहता है हम उसे वहाँ पर नहीं छोड़ सकते। गैब्रियल कहता है हम नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे ही डेविना और एडम वापस आएंगे हम फिर से रीग्रुप होंगे, हम एक जैसा ही प्लान बनाएंगे जिससे कि हम अगली बार कोई गोली ना खाएं। निको तभी इरिटेट होके कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम तुमने उस डॉक्टर को उसकी छुट्टी का नोटिस थमा दिया होगा। ये सुनकर गैब्रियल पहले सोचता है। निको गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है वो विच अभी भी हमारे साथ काम नहीं कर रही है, उसने हमें छोड़ दिया था, उसने हमें धोखा दिया है। गैब्रियल बहुत सीरियस होकर कहता है मेरे चाचा, मेरे अंकल राफेल उसके इस फैसले का समर्थन करते हैं क्योंकि उसका मानना है कि कट लॉसेस को कम करने के लिए किया हुआ कैलकुलेटेड डिसीजन था। ये सुनकर तो निको भुन जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम कोई लॉसेस नहीं हो, गॉड डैम तुम अंडर बॉस हो। जब तुम डॉन बन जाओगे तो तुम सबसे पहले उस लड़की को वहाँ से निकाल फेंकना। ये सुनकर गैब्रियल थोड़े मिक्स इमोशन के साथ और ब्लैक ओरे के साथ कहता है बिल्कुल,
विश के तुरंत बाद वही जाएगी। अब नीको थोड़ा सीरियस होके कहने लगता है, गैब्रियल उसने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। क्या उसने कभी तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होता है और हम देखते हैं एलिना थोड़ी घबराते हुए अंदर की तरफ झांकते हुए कहती है, उसके हाथ में कुछ बैंडेजेस होती है। मैं कुछ दवाइयाँ और पट्टियाँ लाई हूँ। नीको चिल्लाता है बेड पे से बैठा बैठा और कहता है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तभी एलिना नीको को देखकर थोड़ी सी ब्लश करने लगती है और थोड़ा हकलाते हुए कहती है, ओ ओ मैं बस। तभी नीको देखकर एकदम सन्न रह जाता है। गैब्रियल भारी सी आवाज़ में कहता है, नीको तुमने ये पूछा था ना कि तुम्हारी रिहाई की कीमत क्या थी? नीको एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का एक ट्रायल था। फिर काफ़ी सीरियस होकर कहने लगता है एलिना की ओर देखते हुए, हाँ यह एक कॉन्ट्रैक्ट ही था। एलिना काफ़ी नर्वस और अपने हाथ मोड़ते हुए नीको को सच समझ आता है कि चीख पड़ता है, नहीं नहीं मुझे वापस ले चलो, उनसे कहो कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। गैब्रियल कहता है, प्लीज़ पागलपन मत करो नीको। नीको गुस्से में अपने घुटनों पर हाथ मारता है और कहता है, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा बलिदान नहीं देने दूंगा। गुस्से में दांत भींचता हुआ नीको की ओर देखता है और नीको भी सेम वे में देखता है। गैब्रियल कहता है, प्लीज़ इस चीज़ को लीव करो और नीको उसे घूरता है और दूसरी तरफ वो एलिना को घूर के चिंगाड़ के बोलता है, क्या इसलिए सब कुछ इसलिए किया तुमने? एलिना कांपने लगती है और कहती है, नो आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। जब मैं तभी एलिना को वो पल याद आते हैं जब वो नीको याकोवलेना की कैद में था और एलिना चुपके से उसके घावों को उसके ब्लड को साफ करने आया करती थी। एलिना रोने लगती है और बोलती है, मैं ये सब नहीं चाहती थी, और वो कांपने लगती है। और ये देखकर तो गैब्रियल बीच में कहने लगता है, क्या ये? और तभी बीच में ही आवाज़ आती है पीछे से, बॉस। और देखते हैं वो एंटोनी होता है और गैब्रियल उसकी ओर देख के कहता है, अब क्या हुआ? एंटोनी कहता है, एडम वापस आ गया है। और सबकी नज़र अब एडम पे होती है और गैब्रियल जाने लगता है और नीको की तरफ घूर के देखता हुआ कहता है, तुम यहीं पर रहना। और नीको जो काफ़ी एम्बैरेसिंग और इरिटेट हो रहा होता है, गैब्रियल काफ़ी तेज़ी से वहाँ बाहर की तरफ भागने लगता है जैसे उसके मन को एक सुकून मिला हो और वो मन में कहता है, वो वापस आ गए, वो सब ठीक है। और तभी हम देखते हैं जूलिया गेट के बाहर बाइक से आके रुकती है। एडम को पीछे बांध के बैठाया होता है क्योंकि वो गिर सकता है। गैब्रियल गेट पे से ही चिल्लाता है, एडम, और वो उसकी हेल्प करता है नीचे उतरने के लिए। और तभी गैब्रियल उसे उतारता हुआ कहता है, क्या ये बहुत ज़्यादा ही दर्द में है? तभी एडम कहता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जूलिया एडम की सिचुएशन बताने लगती है, इसकी बॉडी पर कई जगह इंजरी है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं, उसका पैर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, घुटना भी मुड़ा हुआ है और उसकी हाइड्रेशन है। गैब्रियल एडम को सहारा देकर चलने में मदद करता है। एडम करारा होता है और मजाक में कहने की कोशिश करता है, कम से कम मैं आग में जला तो नहीं हुआ हूँ। तभी गैब्रियल घबराकर पीछे की ओर देखता है और बोलता है, क्या क्या डेविना तुम्हारे पीछे नहीं है? एडम और जूलिया एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी थोड़ी ज़ुबान सिल गई हो जैसे। तभी जूलिया कहती है, वो। एडम कहता है, हम। ये सुनकर तो गैब्रियल को और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, वो नर्वस होता है काफ़ी और वो ब्लैक ओरे के साथ कहने लगता है, कहाँ है वो? और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच एंड बाय।